आज जो अदालत में हुआ इद्दत केस के कॉन्टेक्स्ट में, वो मेरा ख्याल आप लोगों ने भी उसका वो तमाशा देखा होगा। हमारे भी लोग गए हुए थे, ये नईम पंजोता भी वहाँ थे, इंतज़ार को भी मैंने बुलाया, वो भी शायद आ जाए। इन्होंने भी अपनी आंखों से देखा कि अंदर किस किस्म की ज़ुबान बोली गई। मानिका साहब ने खान साहब की ज़ात के बारे में क्या क्या अलकाब जो हैं वो बयान किए, किस किस तरीके से उन्होंने इंतहाई गलीज़ और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की। और इसमें जब ये सब कुछ कर रहे थे तो हमारे लॉयर्स ने बसा औकात जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जी आप इसको रोकें, आप इसको कहें कि इस किस्म की गुफ्तगू ना करें, लेकिन जज साहब ने पता नहीं किन वजूहात की वजह से बिल्कुल उसमें इंटरवीन नहीं किया। और वो 10 मिनट जो उसने मांगे थे वो 10 मिनट गुजरते गुजरते 30 से 40 मिनट हो गए। और उसके बाद एक नए सिरे से उन्होंने जज साहब में अपनी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इजहार किया और जज साहब ने फौरी तौर के ऊपर कहा, जो कि पहले वो इनकार कर चुके हुए थे, क्योंकि पहले भी इन्होंने कहा था जी कि हमें आप में फेथ नहीं है और आप इस केस से अलहदा हो जाइए। तो आज मेरा ख्याल है कि अंदर खाने बहुत प्रेशर उनके ऊपर डाल दिया गया था। सो जजमेंट आज सुनाने की बजाय उन्होंने जो दूसरी पार्टी थी उनके पहले वकील को कहा कि आप अपना केस दोबारा बयान करें, और फिर मानिका साहब को कहा जी कि आप, उन्होंने इंटरवेंशन मांगी तो उनको फौरी तौर के ऊपर ग्रांट की गई। और उसके बाद जब गलीज़ गुफ्तगू के बाद जब एक नए सिरे से जज साहब में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इजहार किया गया तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर एक लेटर लिख दिया कि जी ये केस जो है वो किसी और जज के पास भिजवाया जाए। मेरा ख्याल है कि हर एक बंदा जिसके पास शायद आंखें नहीं भी हैं उसको भी नज़र आ रहा है कि जज साहब के ऊपर किस किस्म का प्रेशर डाला गया होगा, किस किस किस्म की उनको धमकियां दी गई होंगी, किस किस तरीके से उनको इंटिमिडेट किया गया होगा कि उन्होंने सज़ा नहीं देनी, आज केस का फ़ैसला नहीं सुनाना। और इसीलिए ही आज ये केस जो है एक और जज के पास चला गया है। वो अब मेरा ख्याल है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद कहीं केस लगवाएंगे। सो एक तरफ तो ये इंतहाई भौंडे मुकदमात खान साहब के ऊपर बनाए गए थे, और जब वो एक एक करके क्रैश होते गए तो अब ये जो स्ट्रैटेजी है पावर विल्डर्स की, साहिब इक़्तिदार लोगों की, वो ये है कि इन केसेस में जो कि क्रैश हो चुके हों वर्चुअली, और जज साहिबान ने सिर्फ उनकी जजमेंट देनी है, उनको जितना भी ज़्यादा आप डिले कर सकते हैं वो डिले किया जाए और वो जजमेंट्स ना आएँ, ताकि खान साहब उस वक़्त तक कैद में रहें जब तक कि उनके ख़िलाफ़ कोई और भौंडा मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। आप भी जानते होंगे कि तोशा खाना का एक मुकदमा जिसमें कि सज़ा जो है वो सस्पेंडेड है और हम उसकी क्वाशमेंट की दरख्वास्त दे चुके हुए हैं। तोशा खाना के ऊपर एक और मुकदमा जो कि आई थिंक चौथा मुकदमा होगा, कितना चौथा मुकदमा जो है वो बनाने की तैयारियां हैं। और एक लॉ है जिसके तहत कि एक सज़ा के, एक किस्म की सज़ा के ऊपर सिर्फ एक मुकदमा बन सकता है। तो ये भी एक बड़ी ग्रोस किस्म की एबरेशन होगी जिसमें कि ये एक ही जुर्म के कॉन्टेक्स्ट में चौथा मुकदमा जो है वो बनाने जा रहे हैं। सो ऑब्जेक्टिव ये है कि जी उस मुकदमे को बना के उसमें सज़ा दिलवाई जाए पहले, और उसके बाद फिर अगर ये जो बाकी मुकदमात हैं जो कि क्रैश होने के करीब हैं, बल्कि हो चुके हुए हैं, फिर उनको ठीक है जी क्रैश होने दिया जाए। लेकिन खान साहब को जो है वो जेल में और वक्त जो है वो गुजारना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, जबकि उनको नज़र आ रहा था कि उनकी भी साइफर के केस में रिहाई हो जाएगी, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने कोई 8-9 मुकदमे एक ही गो में 8-9 मुकदमे जो है ना, और May 9 की जो डिस्टर्बेंसेस थी उसके कॉन्टेक्स्ट में उनको लगा दिया। सो अगर साइफर के केस में वो आज़ाद हो भी जाते हैं तो फिर भी वो जेल में रहेंगे और बाकी केसेस जो है ना उनको फाइट करना पड़ेगा। देखिए ये जो कुछ भी है, मैंने छोटी सी ज़रा तफसील आपसे बयान की है, ये मतलब इसमें कहीं इंसाफ नज़र नहीं आता, इसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती जिससे कि इंसान का कॉन्फिडेंस रियासत के स्ट्रक्चर में बने कि रियासत जो है चलें अब थोड़ी सी इम्प्रूव कर रही है और आगे बढ़ने का रास्ता जो है इसको कोई मिल रहा है। जो दिन गुजरते हैं और हर गुजरते दिन के साथ ऐसा लगता है कि रियासत और रिग्रेस कर रही है, रियासत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की जो प्रेशर है वो और बढ़ता जा रहा है। और आज का केस एक टिपिकल एग्जांपल है इस चीज़ की कि जो रियासत है और रियासत के करिंदे और जो जिनके पास ताकत है, जो पावर विल्डर्स हैं, उनकी हतबल बसा कोशिश ये है और ये उसको डेफिनेटली इंश्योर करेंगे कि खान साहब को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, और वो उसी सूरत में मुमकिन है जबकि उनके केसेस का फ़ैसला जो है वो ना होने दें। सो आज का जो सीन है वो इस हालत में भी अपने
ग्रूसम और सिकनिंग किस्म के कॉन्टूर्स के साथ फिर इनेक्ट होगा, शायद कितनी दफ़ा इनेक्ट करना पड़े। तो आज हम लोग इंसाफ का कत्ल होते हुए देख रहे हैं, हम लोग रियासत को कमज़ोर होते हुए देख रहे हैं, हम ये तमाम तमाशा पिछले 2 साल से देख रहे हैं और उससे पहले भी 76 साल के अरसे में जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा हुआ है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर इस मुल्क में कोई मसला है जिसकी वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर सका, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्ट इंटरवेंशन है या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है अपने स्टूडेंट्स के थ्रू, किकिंग द प्राइम मिनिस्टर आउट एंड देन किकिंग देम बैक इनटू पावर। ये ख़त्म, इसके लिए हमारी जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। और आज भी हमने उसी इस्टेब्लिशमेंट का एक इंतहाई घनौना रुख जो है वो इद्दत केस के कॉन्टेक्स्ट में कमरा अदालत में देखा है। जब तक ये होता रहेगा ना इंसाफ मिलेगा, ना आज़ादी मिलेगी, ना आइन बहाल होगा, ना कानून बहाल होगा और ना ही जमहूरियत बहाल होगी। सो हमारी जद्दोजहद जो है वो इसके ख़िलाफ़ है और ये हम जारी रखेंगे। अहमद फरहाद का केस भी आपके सामने है। इतने सारे दिन उसको हब्से बेजा में रख कर, पहले उसको मेरा ख्याल है बाग, आज़ाद कश्मीर बाग में कहीं उसकी अपीयरेंस करवाई गई किसी पुलिस स्टेशन के ऊपर, और वहाँ से कहा गया कि मुजफ्फराबाद में उसके खिलाफ एक केस और दर्ज है, वहाँ भेजा गया। तो वहाँ से वो केस के सिलसिले में मुझे आखिरी इतलात मिली थी कि उसको वहाँ से छोड़ दिया गया है। तो एक नज़म हक़ाइक़ पर मबनी एक नज़म लिखने की पादाश में एक इंसान के साथ पिछले 1 महीने में, सवा महीने में क्या हुआ। हम यहाँ बैठे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ से हम उठ के घर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये मेरे चेहरे के ऊपर एक दाग जो है वो तो मौजूद है, शायद सारी ज़िंदगी जो है वो मेरे साथ रहे, लेकिन जो रियासत के ऊपर घनौने धब्बे जो लगाए जा रहे हैं एवरी डे, हर दिन के साथ, वो कभी नहीं धुलेंगे। और यही लोग जो कि आज जुल्म और बर्बरियत का जिन्होंने बाजार गर्म किया गया है, कल रियासत इसी के शिकंजे में आएंगे और सुनवाई होगी। सुनवाई के बगैर रियासत आगे नहीं बढ़ सकती है। सो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा। झूठी कहानियों के ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं और फिर रियासत की तमाम तर जबर और फस्तायत को बरूआकार लाकर उन मुकदमात को तवालत बख्शी जाती है ताकि जो मुजरमीन है, जो उनके हिसाब से मुजरमीन है लेकिन एक्चुअली वो मुजरमीन नहीं है, वो आज़ाद ना हो सके। इस वक्त खान साहब के ख़िलाफ़ जो इद्दत और साइफर के मुकदमे हैं वो बिल्कुल वर्चुअली ख़त्म हो चुके हुए हैं, वो क्रैश कर चुके हुए हैं और उनमें से आज एक का जजमेंट आनी थी, वो नहीं है। अब वो देखते हैं कब आता है। इसी तरह से साइफर का जो मुकदमा है वो भी क्रैश कर चुका हुआ है। तोशा खाना में खान साहब की सज़ा सस्पेंड हो चुकी हुई है और अल कादर के ऊपर बेल की है। सो ये मतलब एक्चुअली तो ये तमाम मुकदमात ऑलरेडी हो जाने चाहिए थे और खान साहब को जेल से बाहर आना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो मौजूद हैं। और हमें खौफ है वो इस चीज़ का है कि और मुकदमात भी अनकरीब जो है वो उनके खिलाफ रजिस्टर किए जाएंगे। सो ये तो आज का जो हुआ है गंध, उसकी कुछ कहानी है। बाकी कुछ हमारे पीटीआई के नैरेटिव के बारे में कुछ मिसगिविंग्स क्रिएट की जा रही हैं और हमें पता है कि उनके पीछे कौन सी ताकतें कारफरमा हैं। एक तो 1971 का जो डिबैकल था उसके बारे में बहुत सी मिसगिविंग्स क्रिएट की जा रही हैं। आप दोस्तों में से जिन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी है, और आई एम वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट पीपल हु गॉट ए कॉपी वेरी अर्ली, और मैंने वो पढ़ी है, उसमें कहीं भी फ़ौज के बारे में कोई गलत बात नहीं कही गई, बल्कि कई जगहों के ऊपर कहा गया है कि फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी। इट वॉज़ ए फेलियर ऑफ द लीडरशिप। और उसमें एक शख्स की बात बार बार की गई है जिसका नाम था जनरल याया खान, आगा मोहम्मद याया खान, कि उसने अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया और रियासत के 2 टुकड़े हुए। ये उस वक़्त की कहानी है 1971 की, जब एक शख्स, एक मुतलकुल अनान हुक्मरान ने अपने इक़्तिदार को मज़ीद तवालत देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया और 54% ऑफ द रियासत जो थी वो सीट कर गई, वो इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया, विच इज़ कॉल्ड बांग्लादेश नाउ। सो पैरेलल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो उस वक्त में और आज के वक्त में कर रहे हैं कि आज भी एक शख्स वाहिद अपनी डिक्टेटरशिप को, अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए पिछले 2 साल से उसने भी रियासत को दाव पर लगाया हुआ है। हम इस जोम में हैं कि मशरिकी पाकिस्तान 1000 मील दूर था और शायद वहां लड़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं था जितना कि यहां होगा। हम इस जोम में हैं कि हम यहां मुल्क का कोई हिस्सा जो है वो ससीड नहीं करने देंगे या वो अलग नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक
तायराना नज़र डालें तो इस वक्त पाकिस्तान की 6 इकाइयाँ हैं। 4 आपके प्रोविंसेस हैं, गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर है। इनमें से आज़ाद कश्मीर रेस्टिव है, गिलगित बल्तिस्तान रेस्टिव है, बलूचिस्तान अरसा दराज से रेस्टिव है, केपी जो है वो लिटरली एज के ऊपर है। तो क्या अल्टीमेटली हमने पाकिस्तान की शक्ल पंजाब और सिंध की शक्ल में देखनी है? और जो शख्स अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए और अपनी डिक्टेटरशिप को फर्दर परपेचुएट करने के लिए जिसने रियासत का फ्यूचर रिस्क के ऊपर लगाया हुआ है, क्या हम उसको वो ये काम करने देंगे जो वो काम कर रहा है इस वक्त? क्या हमारी अदालतें और बाकी जो हमारे इदारे हैं वो अपना रोल नहीं प्ले करेंगे कि मुल्क के ऊपर जो स्टैंगल होल्ड है डिक्टेटरशिप का उसको ख़त्म किया जाए और आइन और कानून और जमहूरियत को बहाल किया जाए इस मुल्क में? इस मुल्क का फ्यूचर क्या डिक्टेटरशिप से साथ लिंक्ड है या आइन और कानून के साथ लिंक्ड है? कोई भी रियासत दुनिया में आजकल के ज़माने में ऐसी नहीं है जो कि डिक्टेटरशिप के बलबोते के ऊपर आगे चल सकती है। किसी न किसी तरीके से किसी न किसी शक्ल में वहाँ आइन और कानून की हुकूमत होती है। ये पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है इस वक्त जिसने कम अज़ कम पिछले 2 साल में ना सिर्फ कि आइन और कानून का टोटल फुकदान नज़र आया है बल्कि ब्रेजन जिसे कहते हैं ब्रेजन तरीके से उसको वेंडलाइज किया गया है। पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप्स में 1947 के बाद से जो 4 डिक्टेटरशिप आई हैं उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, वो ये थी कि जब वो टेक ओवर करते थे तो आइन को या तो एब्रोगेट कर देते थे या सस्पेंड कर देते थे, मोस्टली एब्रोगेट कर देते थे। जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं उन्होंने आइन को एब्रोगेट किया और फिर अदलिया के ज़रिए वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत उसको लेजिटिमाइज कर लेते थे, अपना इक़्तिदार जो है वो लेजिटिमाइज कर लेते थे और इंटरनेशनल कम्युनिटी से फिर अपने आप को लेजिटिमाइज कराने के लिए पाकिस्तान को आग में झोंका जाता था। वो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई हो अंडर ज़ियाउल हक या वो मुशर्रफ के दौर में आवर वॉर ऑन टेरर हो, अमेरिका की वॉर, उसका हिस्सादार, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम ने सफ़र किया। आज पाकिस्तान जो इकोनॉमिकली कैप्टिव होया हुआ है, लिटरली पेनीज के लिए वो अब अपना कशकोल लेके सारी दुनिया में फिर रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप्स हैं। और ये 2 लड़ाइयाँ हैं अदर दैन दो स्मॉल वॉर्स, लेसर इंपॉर्टेंट वॉर्स जो कि पाकिस्तान ने लड़ी। आज इस खित्ते के ऊपर आप नज़र डालें तो जो अमेरिका एक और लड़ाई यहाँ लड़ने की तैयारी कर रहा है और वो लड़ाई है कंटेन चाइना की लड़ाई, और पाकिस्तान इनडायरेक्टली उसका भी हिस्सा उसमें भी अपना हिस्सा डालने की तैयारी कर रहा है। अगर ये होता है तो पाकिस्तान का अपना वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ेगा। वो ऑलरेडी कोई ज़्यादा सेफ नहीं है, लेकिन अगर इस किस्म की लड़ाई में अगर पाकिस्तान हिस्सेदार बनता है तो वो पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है वो ख़तरे में पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली जो हमारी लड़ाई फौज के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई शख्स वाहिद की ऑब्जेक्टिव्स के साथ है, अपने इक़्तिदार को तवालत देने का जो उनका एक इन्फैचुएशन है उनका, उसके साथ है। उससे मुल्क ने सफ़र किया है, उससे मुल्क अभी भी सफ़र कर रहा है और सफ़र करता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि ये इन्फैचुएशन विद डिक्टेटरशिप ख़त्म नहीं होती और आइन और कानून को बहाल नहीं किया जाता। तो ये लड़ाई हमने लड़ी है, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि मुल्क में आइन और कानून बहाल नहीं होता। अभी कोई 203 मुकदमात है खान साहब की ज़ात के ऊपर, और वो मुकदमात जो हैं वो अपनी स्टेजेस, मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं उसके उससे गुजर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जी आई नो, मैं हाँ एक सेकंड और जो मैं भूल गया था इसमें, इन्हीं मुकदमात में चूँकि इनको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा तो इन्होंने मलिक रास को जो बैरिया टाउन के आर्किटेक्ट हैं उनको ऊपर पिछले सवा साल से बहुत प्रेशर डला हुआ था। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर भी इल्म था कि किस तरीके से उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उसको मुल्क छोड़ना पड़ा था। लेकिन वो कहते हैं कि पता नहीं किस वक्त खुदा अपना खौफ डाल देता है लोगों के दिलों में, शायद उसके दिल में भी खौफ डला और उसने कहा कि मैं इसका एक पॉलिटिकल जो एक यहाँ लड़ाई हो रही है उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। उसकी आपको पता है कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में
बहुत से एक्शन लिए गए हैं। कल रात को बहरिया टाउन रावलपिंडी में एक असॉल्ट भी किया गया, एम्बुश किया गया और वहाँ सील कर दिया गया उस घर को, और रिकॉर्ड जो था वहाँ का सारा वो कब्जे में ले लिया गया। लेकिन उसके बाद फिर एक मलिक रियाज की एक स्टेटमेंट आई है कि मैं किसी सूरत में इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं अपना बिजनेस जो है वो जारी रखूँगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक 3 दिन पहले, मेरा ख्याल आज भी वो दुबई में ही है, जनाब सदर पाकिस्तान भी गए हैं वहाँ, और सुना है कि ज़ाती तौर के ऊपर भी उन्होंने उससे मुलाकात करने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन मुझे ये पता है कि वो शायद उसको अब भी प्रेशराइज़ करने में कामयाब ना हों। तो ये वो मुहरकात हैं दोस्तों जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं कि फॉल्स, फ्रिवलस एंड फ्रॉडुलेंट केसेस रजिस्टर किए खान साहब के ख़िलाफ़। वो छोटी अदालतों से बज़ोर शमशीर उन्होंने फ़ैसले ले लिए, लेकिन जब बड़ी अदालतों में पहुँचे तो वो सस्टेन नहीं कर सके, सब एक एक करके क्रैश कर रहे हैं। और अब ये और फेक किस्म की शहादतें मलिक रियाज की हों या कुछ और लोगों की हो, और जैसे ये खाबर मानिका जैसे गिरे हुए घटिया लोग जो हैं इनकी शहादत हो, उसको 4-3 महीने इन्होंने पकड़ के रखा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इन 3 महीनों में उसके साथ क्या सलूक रखा गया होगा। और आज वो कैनरी की तरह वहाँ बाहर निकला हुआ, वो एक singing a song on a tune that is provided by the power wielders. तो ये मुकदमे तो सस्टेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो सवाल है सबसे बड़ा कि जी अगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते और हमें लग रहा है कि जो बड़ी अदालतों में कुछ ताज़ा हवाएं चली तो हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ जो कुव्वतें बैठी हुई हैं उनको ये मामलात बिल्कुल ठीक लग नहीं रहे। और कल आपने सदर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉडुलेंट प्राइम मिनिस्टर की आपने तकरीर सुनी होगी जो उन्होंने जुडिशरी के ख़िलाफ़ की है, जिसमें उन्होंने इंतहाई गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है उन जजेस के बारे में जो कि आज़ादाना फ़ैसले करना चाह रहे हैं। तो ये एक ट्रेडिशन रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। आपको याद होगा जस्टिस कयूम के साथ स्पीच, या फिर वो जो रफ़ीक तारड़ साहब को जो ब्रीफ केस दे के भेजा गया था बलूचिस्तान की हाई कोर्ट ख़रीदने के लिए, उन्होंने ख़रीद दी, फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक हुआ, ये सब कुछ इनका खासा रहा है। और आज भी ये जस्टिस को ख़रीदना चाहते हैं, कहते हैं ये लोग जजेस ख़रीदते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा अमल जो है वो नज़र आ रहा है कि जी कुछ जज साहिबान जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, और जो हो रहा था उनके साथ वो उन्होंने पब्लिक डोमेन में बयान किया है, उनको देखते हुए कुछ और जज साहिबान जो हैं उनमें भी हिम्मत आई है और वो भी इसमें शामिल हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो ट्राइब है ये इसका साइज़ बढ़ेगा वक्त गुजरने के साथ साथ। और यही चीज़ है जो कि साहिब इक़्तिदार लोगों को, डिक्टेटर्स को परेशान कर रही है कि अगर इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है तो खान साहब तो बाहर आ जाएंगे, और खान साहब जब बाहर आएंगे तो इनके जो इक़्तिदार के ऊपर इनका सूरज जो है वो गरूब हो जाएगा फौरी। उस शख्स की एक उंगली की सिर्फ वो आज भी जेल में बैठा हुआ है, और वो एक्सरसाइज कर रहा है रिस्ट्रेंट कि मैं नहीं चाहता कि मैं जेल से पब्लिक प्रोटेस्ट की कॉल दूं, क्योंकि पब्लिक प्रोटेस्ट अगर होगा तो उसमें स्ट्रीक ऑफ वायलेंस भी आ सकती है, और वो नहीं चाहता कि वायलेंस हो इस मुल्क में, बिकॉज मुल्क बहुत कमज़ोर है, सस्टेन नहीं कर सकता। इसलिए वो अपनी जान के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर इनका जुल्म बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन इस मुल्क की अभी भी उसको परवाह है। जब भी मैं जाता हूँ मिलने तो वही बात करते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि हम भी बिल्कुल नहज के ऊपर पहुँचे हुए हैं। हमारी जो सपोर्ट बेस है वो हमारे ऊपर प्रेशराइज़ कर रही है, हमें प्रेशराइज़ कर रही है, और हमें गालियां दे रही है कि जी आप क्यों नहीं प्रोटेस्ट कॉल कन्वीन करते। अगर आप लोग, आई एम श्योर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाके देखते होंगे, आप खुद उनकी ज़ुबान देख सकते हैं किस किस्म का प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर तक हम लास्ट कर सकेंगे विदाउट गिविंग आउट अ कॉल फॉर पब्लिक प्रोटेस्ट। और उसके बाद फिर क्या होगा, well, it's very difficult to sort of make a projection about it. So I hope कि उससे पहले साहिब इक़्तिदार लोगों को अकल आ जाती है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, और वो मुल्क में आइन और कानून को आने दें। जो भी उसका रास्ता है उसको वो उसके रास्ते वो आइन और कानून एक्सरसाइज होने दें, ताकि मुल्क में इंसाफ हो, और वो तमाम लोग जो कि गैर मुनसिफाना, गैर आइनी और भौंडे किस्म के मुकदमात में इन्होंने ज़बरदस्ती जेलों में रखा हुआ है, वो आज़ाद हो सकें और मुल्क का जो मामलात हैं वो आगे बढ़ सकें। देखें, इस वक्त मैं खान साहब के केसेस के हवाले से बात करूंगा, और रऊफ साहब, इंतज़ार साहब भी आ गए हैं और बताएंगे आज के हवाले से खान साहब की मज़ीद जो अपडेट्स हैं और पैगाम बताएंगे। देखें, इस वक्त खान साहब
दो केसेस के अंदर पाबंद सलासल हैं। नंबर 1 साइफर केस और नंबर 2 इद्दत केस। साइफर केस की समाअत कल थी, उस समाअत को इस वजह से मुलतवी होना पड़ा कि पूरे पाकिस्तान में छुट्टी मना दी गई और बनता ये था कि कल छुट्टी थी तो आज उस केस की समाअत की जाती, उसके अंदर फैसला आता, क्योंकि इस वक्त खान साहब 2 केसेस में पाबंद सलासल हैं। इसी तरह से बीबी साहबा एक केस में पाबंद सलासल हैं और वो है इद्दत केस। तो इद्दत केस के अंदर आज क्योंकि फैसले के लिए रखा हुआ था अदालत ने, और रिजवान अब्बासी जो वकील हैं खावर मानका के, उनको मौका दिया गया। पहले तो 9 बजे वो आए नहीं, फिर 10:30 बजे आए। जब मौका दिया जाता है तो बजाय ये कि वो खुद दलाइल करें, उन्होंने क्योंकि पीछे से एक प्लांट करके एक प्लान बनाकर एक पूरे मुनज़्ज़म तरीके से, जिसमें उन्होंने PMLN के लॉयर्स जो मैं जानता हूं क्योंकि हम सारा दिन इधर ही होते हैं, ये वो लोग थे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इमरान खान साहब पेश हुए तो उस वक्त अता तारड़ अपने साथ लेकर आया था और उस वक्त भी उन्होंने शोर शराबा किया था, हंगामा राई की थी। आज वही हुआ दोबारा। ये चाहते थे कि अदालत के अंदर शोर शराबा हो, लड़ाई हो, ऐसा माहौल बने कि ये केस जो है मुलतवी हो। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम हमारी जितनी ख़वातीन हैं, हमारे लॉयर्स हैं, जितने वहाँ पर मीडिया पर्सन सारे लोग मौजूद थे, उन्होंने बड़ा, किसी ने इस तरह का मामला नहीं किया और बड़ा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया। और हमने अदालत को यही कहा कि ये चाहते हैं कि यहाँ पर माहौल ख़राब हो, क्योंकि जिस तरह वो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे खान साहब के बारे में, बीबी साहबा के बारे में, मैं अल्फाज यहाँ पर वो नहीं ले सकता जिस तरह के वो अल्फाज ले रहे थे। ये हमारी हिम्मत थी, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमने बर्दाश्त इसलिए किया क्योंकि हम चाहते थे कि खान साहब बीबी साहबा के हवाले से ये केस आज जो समाअत है इसमें फ़ैसला आ जाए, क्योंकि फ़ैसले के अंदर डिले ना हो। लेकिन दूसरी तरफ से मुसलसल जज साहब के ऊपर भी इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया कि आप मेरिट के ऊपर फैसला जो है वो नहीं देंगे, आप इंसाफ नहीं देंगे, आप नहीं ठीक केस चला रहे, और बगैर किसी जवाज़ के इससे पहले रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन जो है वो दी गई और उसके अंदर कोई ग्राउंड नहीं बताई गई कि किस बुनियाद के ऊपर रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन, यानी कि आप ये केस ना सुने। तो अदालत ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी। दूसरी दफ़ा ये प्लान करके सारा किया। अब देखें आप, एक केस होता है जी, उस केस के अंदर मुकम्मल दलाइल दिए गए, दलाइल में पूरा टाइम दिया गया, बल्कि पूरा टाइम क्या, इतने घंटे दिए गए कि एक चीज़ को बार बार रिपीट किया गया, कोई शहादत है जी, क्रॉस है जी, ये है वो है जी। अब जब मुकम्मल हो गया तो फिर ऐन मौके के ऊपर जिस वक्त आपने फैसला सुनाना है और आपने 10-20 मिनट आधा घंटा देना है उस वकील को, तो ठीक है आप दें। अब इस टाइम के ऊपर जज साहब का भी इस केस से पीछे हटना, जो वाज़ह तौर पर उस जो लेटर है 6 जजेस का, उसके साथ मैच करता है कि किस तरह जजेस को डराया गया, धमकाया गया, उनके काम करने में मुदाखलत की गई, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, कैमरे लगाए गए। अब किस हद तक इनके साथ किया गया जिसकी वजह से उन्होंने रिक्यूज़ल की, हालांकि हम ये कह रहे थे कि इनको रोकें, इस कोर्ट का डेकोरम, इस कोर्ट को कैसे रेगुलेट करना है ये आपका काम है, आपके पास पावर है और आप इख्तियार रखते हैं, अभी फैसला दे दें। लेकिन उन्होंने नहीं किया और ये एक रिक्यूज़ल, उन्होंने कहा जी कि मैं इस केस को नहीं सुनूंगा, और फिर एक लेटर लिख दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। तो इसमें मुसलसल जो हम रोज़ाना कह रहे थे कि फेयर ट्रायल नहीं दे रहे हैं, हम रोज़ाना कह रहे थे कि आइन का आर्टिकल 10A बड़ा वाज़ह कहता है जो हर शख्स को फेयर ट्रायल का हक देता है, नहीं दिया गया। तो वही किया गया कि इस केस को फिर लटका दिया गया है। अब 2 केसेस जिनमें खान साहब की इस वक्त मैं पहले गुजारिश की कि पाबंद सलासल थे और बीबी साहब आए केस में, तो इन दोनों केसेस को लटका दिया गया है। सोमवार के लिए आई थिंक सो साइफर केस की समाअत की गई है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि इनका प्लान क्या है। इनका प्लान ये है कि किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल के कोई और मुकदमा बनाकर वो बाहर ना है। मकसद इनका सिर्फ ये है, क्योंकि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे। आप देख लें राना सनाउल्लाह जो कहता है जी कि अगर बातचीत हो तो फिर उनकी रिहाई के हवाले से भी देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है, कैसे वो कह रहा है। और आप ये भी देखें कि आज सारे जो मुजरिम थे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अनवार काकड़ वो खुद कह रहे हैं जी
कि अगर मैं फॉर्म 47 की बात करूंगा तो तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद की हैं और सारे केसेस इन्होंने खुद बनाए हुए हैं। 9 मई के हवाले से केसेस ट्रायल जो है वो तेज़ कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब की 9 मई में गिरफ्तारी इसलिए डाली गई केसेस में कि वो साइफर के सिर्फ एक केस में पाबंद सलासल हैं। और आप देख लें कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर यही नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है और वहाँ पर जाकर कहते हैं जी कि बिल्कुल हमें तो थोड़े से इसके अंदर जो है वो केसेस जो गवाह हैं वो रह गए हैं और लिहाजा केस जो है वो फाइनल जो है मरहल की तरफ जा रहा है, तो आप खान साहब की ज़मानत जो है वो कन्फर्म ना करें। लेकिन जो ही आप देखें कि ज़मानत उधर कन्फर्म होती है तो आपने देखा कि किस तरह मलक रियाज को सिर्फ वो अप्रूवर नहीं बन रहा तो उसके पीछे भाग रहे हैं, यानी कि अप्रूवर मजीद ऐड करना चाहते हैं। कभी आप जुल्फी बुखारी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, कभी आप शहजाद अकबर पर डाल रहे हैं, कभी आप मलक रियाज पे डाल रहे हैं, कभी आप आजम खान को अगवा कर रहे हैं, कभी मुफ्ती सईद को अगवा कर रहे हैं। तो ये सारा क्या किया जा रहा था? ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि खान साहब हार माने, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो डट के खड़े हैं। और मैं तोशाखाना केस की भी बात करूंगा कि चौथा केस पार्ट 4 स्टार्ट कर दिया गया है। एक केस में आपने 3 साल सजा दे दी, दूसरा केस आपने थाना कोसार के अंदर FIR दर्ज कर दी, तीसरा केस आपने सजा दी 14 साल जो मुअत्तल हो गई, अब चौथा केस आपने बना दिया। जो केस जाता है उसमें इल्ज़ाम क्या है जी? आपने कीमत जो है वो गलत लगवाई, अपने पास गैर कानूनी रखे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक वो कहते हैं ना कि बुतान या झूठा एक इल्ज़ाम लगाना। इमरान खान ने जहाँ पर 20% अदा करके गिफ्ट लिए जाते थे उसको 50% पे किया, और अगर कोई चीज़ ली भी तो कानूनी प्रोसेस करके ली। लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ जिन्होंने ली, मुझे भी कोई लेकर देना 5 लाख की मर्सिडीज गाड़ी जो ली नहीं जा सकती कानूनी तौर पर, तो उनको क्लीन चिटें दी जा रही हैं, उनको बरी किया जा रहा है। और इलेक्शन ऑर्डिनेंस के अंदर मैं उसका भी जिक्र करूंगा कि तरमीम करके ये चाहते हैं कि अपने मर्जी के रिटायर्ड जजेस जो हैं वो लगाए जाएं कि पहले आपने इलेक्शन जो है वो उसके अंदर धांधली की, फॉर्म 47 के मुताबिक लोगों को सेलेक्ट किया। अब आप चाहते हैं कि जो ट्राइब्यूनल्स के अंदर हम गए हुए हैं कि आपकी मर्जी के जजेस जो हैं लगें। लेकिन मैं लाहौर हाई कोर्ट को यहाँ पर सलाम पेश करता हूँ। आज उन्होंने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, जो उन्होंने नाम भेजे हुए हैं इलेक्शन कमीशन, वो 6 जजेस को नोटिफाई करे। तो ये इसी तरह का माहौल, इसी तरह का अदालतों के अंदर अगर देखा जाए तो वो जिस तरह से खड़ी हो रही हैं और इसी तरह से चलें तो फिर हम उम्मीद रखते हैं कि ये सारा किया गया है उसमें काफ़ी आ सकता है। लेकिन ये स्टिल जो सिलसिला है बंद नहीं किया जा रहा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तरामीम करके 14 दिन से 40 दिन पे ले गए और 5 साल से सजा नीचे करके 2 साल पे की गई है। किस बंदे की? जो नैब का करप्ट ऑफिसर होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि टारगेट सिर्फ इमरान खान है, अपने केसेस में रिलीफ लेना है, अपने केसेस में बरीयत लेनी है, अपने केसेस में चिटें लेनी है, और कोई मकसद नहीं है। अभी अडयाला जेल से मैं वापस आ रहा हूँ जी। 9 मई के केस लगे हुए थे वहाँ पे और उनमें समाअत हुई जो कि 12 जून के लिए मुलतवी हुए हैं। खान साहब ने वहाँ पे बात की है 3-4 चीज़ों के ऊपर जिनका यहाँ पे जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर निगरान वज़ीर आज़म काकड़ का काम इलेक्शन करवाना था और उन्होंने जब इलेक्शन खुद करवाए और उसके बाद आज वो सवाल करते हैं कि अगर आप मेरे स्कैंडल्स के ऊपर बात करेंगे, वीट स्कैंडल के ऊपर बात करेंगे, तो मैं आपके फॉर्म 47 की बात करूंगा। कौम ये सवाल करती है, खान साहब ने ये कहा कि आप पूछें, पूरी कौम ये पूछे, इस हुकूमत से पूछे और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करे कि हमने ये केस 8 फरवरी की जो थेफ्ट है उसके ऊपर जो केस फाइल किया था उसके ऊपर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया जा रहा। और प्राइम मिनिस्टर काकड़ की जो बात है उसको रावलपिंडी कमिश्नर ने सेकंड किया है। जो रावलपिंडी कमिश्नर बात कर रहे हैं वही बात काकड़ साहब कर रहे हैं। यही बात आपको पूरे मुल्क में नजर आएगी। तो जब आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अख्तियार और हुकूमत नहीं देते
तो फिर 71 जैसे हालात पैदा होते हैं। फिर आप मुल्क की जमातों को उस तरफ लेके जाती हैं जिस तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा खान साहब ने सवाल पूछा है कि मोहसिन नकवी साहब की प्रॉपर्टी बाहर दुबई लीक्स में आई है, तो उन्होंने अपने बारे में जिक्र किया कि मैं तो सारी ज़िंदगी बाहर पैसा कमाया और अपनी कमाई जो है मैं वापस लेके आया, और जहाँ पे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरी मुकम्मल मनी ट्रेल मैंने दी है। जब मोहसिन नकवी साहब काम यहाँ पाकिस्तान में करते हैं तो उनकी दौलत कैसे बाहर चली गई, यहाँ से पाकिस्तान से पैसे कैसे बाहर गए और किस तरह उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, ये सवाल पूरी कौम को पूछना चाहिए। जो भी इक़्तिदार में आता है, नवाज शरीफ हों, जरदारी हों या मोहसिन नकवी आए हैं, तो इन तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बाहर कैसे बन जाती हैं, ये सवाल हम सबका सवाल है। ये खान साहब की तरफ से स्पेशली पूछा गया, इसलिए यहाँ रखा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक और अहम नुक्ते के ऊपर बात की है। उन्होंने कहा कि जो वीड का स्कैंडल पंजाब के अंदर आया, जिसका असर पंजाब के ऊपर हुआ कि पंजाब के किसान को जिस तरह से आज उसकी गंदम नहीं खरीदी जा रही, उसकी मेहनत की जो उसकी मेहनत का फल है उसको नहीं दिया जा रहा, आज कोई खरीदने वाला नहीं है, सड़कों पर गंदम रुल रही है पंजाब के अंदर। तो इसका कौन जिम्मेदार है, कौन इनसे पूछेगा? इसके ऊपर हुकूमत को जवाब देना होगा, तफसीलात सामने लानी होगी। जब तक ये तफसीलात सामने नहीं आएंगे हम इस इशू के ऊपर बात करते रहेंगे और इशू को उठा के रखेंगे। ये कोई किसी भूल में ना रहे कि पंजाब के किसानों को तहरीक इंसाफ या इमरान खान भूल गए हैं। इमरान खान साहब का वाज़े पैगाम है कि हर किसान की मेहनत को उसका फल मिलना चाहिए। इसके अलावा पंजाब हुकूमत की जानिब से नए केसेस बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसके अंदर बताया गया कि गद्दारी के केसेस जो हैं वो बनाए जाएंगे। खान साहब ने इसको बड़ा वेलकम किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने कभी पाकिस्तान से गद्दारी न की है न मैं कर सकता हूँ। मेरे खिलाफ तमाम केसेस जो हैं वो झूठे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से ओपन कोर्ट्स के अंदर जो केसेस आ रहे हैं वो तमाम केसेस आप देख रहे हैं कि किसी एविडेंस के बगैर, किसी सबूत के बगैर बनाए गए थे। अलबत्ता इस नए केस और इस नई साजिश को उन्होंने इस तरह से वेलकम किया है कि उन्होंने कहा है कि मेरी सिर्फ एक शर्त है, मैं ये मुकदमा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि ये नेशनल टेलीविज़न पर लाइव दिखाया जाए। मैं खुद इस केस के अंदर अपनी वकालत करूँगा और इस केस को दीगर केसों में तो आप भाग जाते हैं, कभी कोई बहाना बनाते हैं, इसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ बात की है महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के ऊपर, और वो कमीशन जो है हुकूमत पाकिस्तान का कमीशन था, वो इमरान खान ने कमीशन नहीं बनाया था, वो कमीशन तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया था। और वो रिपोर्ट सबके सामने आनी चाहिए और हकायक और तारीख जो है वो उससे सबक सीखना चाहिए। उसका जो नतीजा निकला था वो इंतहाई अफसोसनाक था। इमरान खान ने यह भी कहा कि 71 के वाक़यात का सबसे बड़ा नुकसान याह्या खान की वजह से हमारी फ़ौज को हुआ है। फ़ौज को जो नुकसान याह्या खान ने पहुंचाया, उस नुकसान के बारे में बात करनी चाहिए। हमारी फ़ौज ने ये खान साहब ने आज फरमाया कि ये महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में वाज़े तौर पे आया है, ये लिखा है कि जब हमारी फ़ौज को मौका मिला तो वो बहुत दिलेरी से लड़ी, लेकिन जो ओवरऑल नुकसान फ़ौज को हुआ, फ़ौज के इमेज को, उसकी वजह से फ़ौज को खुद याह्या खान को तब्दील करना पड़ा। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, ये तारीख़ है और उस तारीख़ से सीख के हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी चाहता हूँ, मजबूत जमहूरियत चाहता हूँ, पाकिस्तान की अवाम को एक ऐसा मुस्तकबिल देना चाहता हूँ कि जिसमें तमाम लोग सेफ हों, तमाम सब लोगों के हकूक महफूज हों और जहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो और इन्वेस्टमेंट आए। फराज साहब ने कहा था कि तेरा जबरो जुल्म बला से ही मेरा हौसला भी कमाल है। उनके दलाइल से कोई इख्तिलाफ कर रहा था, तशद्दुद की सियासत कुरान के उन पर हमला हुआ, पूरे पाकिस्तान में मजम्मत की। आज एक और बुजुर्ग पे हमला हुआ है, वकील साहब ने उन पर हमला किया अदालत में, उनकी भी आप मजम्मत कर रहे हैं। हम अपने आप को इस सारे फेल से, हमारे जो कोर्ट में हुआ है, पहले आप उस सारी जो प्रोसीडिंग्स है उसको देख लीजिए, किस किस किस्म की गलीज और
गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की गई। एक आधा घंटा वो शख्स जो था वो रोस्ट्रम पे रहा, बात करता रहा, ना जज ने उसको रोका, ना किसी और शख्स ने। हमारी प्रोटेस्टेशंस के बावजूद उसको गालियां देनी दी गई। उसके बाद ये जो हुआ है इंसिडेंट, वो जेल की कोर्ट की प्रेमिसेस से बाहर हुआ है। ये एक इंडिविजुअल इंसिडेंट था, एक इंडिविजुअल का एक फेल था, जिससे हमने अपने आप को ऑलरेडी डिटैच कर लिया है। हमारा एज अ पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ कोई अमल दखल नहीं है। बिल्कुल सब ये बताइएगा कि पहले पीटीआई की जानिब से ये तस्वीर आया कि 1971 में जो मजबूत पहुंच जाते हैं, खान साहब आज बताया, लेकिन फिर बैरिस्टर गौर ने ये कहा कि इमरान खान शेख मुजीब नहीं है और पीटीआई अवामी लीग की नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इमरान खान आज के शेख मुजीब है और पीटीआई अवामी लीग है या नहीं? ये कंक्लूजन्स गलत कर रहे हैं, जो ड्रॉ कर रहे हैं, एरोनियसली ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया है और इंतज़ार ने भी बताया आपको। हमने जो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की बात की है, जो कि जैसा इंतज़ार ने भी कहा है, वो हमने नहीं बनाई थी, वो उस वक़्त की हुकूमत ने बनाई थी। और उसकी आप उसको पढ़ लीजिए, अगर उसके मंदरजात पढ़ लेंगे तो मेरा ख्याल क्लियर हो जाएगा। उसमें फ़ौज की बहादुरी की तारीफ़ की गई है, लेकिन एक शख्स जो था, शख्स वाहिद जो उस वक़्त मुल्क के ऊपर हुक्मरान था, जनरल याया खान उसका नाम था, वो चाहता था, उसने कमिट किया था मुजीबुर रहमान को, जब वो इलेक्शन जीता था, कि पावर ट्रांसफ़र की जाएगी, और वो डाका गया उस सिलसिले में। लेकिन पावर ट्रांसफ़र करने की बजाय वहाँ मिलिट्री एक्शन जो है उसका आगाज़ कर दिया गया, जिससे मुल्क 2 लाख हो गया। तो एक शख्स वाहिद की बात की है, वो शख्स वाहिद अपनी जो लस्ट फॉर पावर टू कंटिन्यू, और उसने 5 साल अपना ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट करवा लिया हुआ था। शरीफुद्दीन पीरजादा साहब इन्वॉल्व थे उसमें। वो कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट हो गया हुआ था कि वो आइंदा 5 साल कैसे हुकूमत करेगा। तो शख्स वाहिद की जो लस्ट होती है, उसकी वजह से रास्तें सफ़र करती हैं। हमारी भी बात बिल्कुल उस कॉन्टेक्स्ट में है कि इस वक्त भी एक शख्स वाहिद जो है, उसकी लस्ट फॉर पावर जो है, उसको इजाज़त नहीं देती कि वह पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत को आने दे। और हमारी जो लड़ाई है वो आइन, कानून और जमहूरियत के लिए है। ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। ये इसमें ना फौज के बारे में हमने बात की है नेगेटिवली, ना किसी और चीज़ के बारे में की है। हमने सिर्फ डिक्टेटरशिप जो है, जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस रहा हुआ है पिछले 76 सालों में, डायरेक्ट डिक्टेटरशिप जब मार्शल लॉस लगे, और इनडायरेक्ट डिक्टेटरशिप जबकि स्टूजेस के जरिए इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की गई। आज भी एक स्टूज हुकूमत बैठी हुई है, जिसके जरिए ये पेंटोमाइम्स हैं और इनकी तनाबें जो है वो पीछे से खींची जाती है, तो लेफ्ट राइट ये कर। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो सियासत छोड़ देंगे अगर इमरान खान ये साबित कर दें कि उन्होंने। मैं जवाब दूं? खान साहब ने जवाब दिया। कब यार? ये इसकी परवरिश का, इसको डिस्कवर किसने किया था? नहीं, उसने डिस्कवर, वो तो जो किया था उसने, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, उसको डिस्कवर किसने किया था? उसका नाम था जनरल जिलानी। उसी के पौधे में इसको डाला गया था और इसको नर्चर किया गया था। 1982 में ये पंजाब के वजीर ख़जाना बने थे। किस इलेक्शन के तहत बने थे? क्या कोई इलेक्शन हुआ था? उसके बाद ये 1985 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। किस इलेक्शन के तहत बने थे? वजीर आला, सॉरी, पंजाब के, सॉरी, किस इलेक्शन के तहत बने थे? छोड़ा करें, गैर जमाती कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, अपॉइंटेड थे। उसके बाद भी ये नर्चर होते गए हैं। जब ये इनके अपने टेम्परामेंट की वजह से ये मजबूर हैं कि जी हर एक से लड़ाई करते हैं, वो करते रहे। लेकिन ये वो शख्स है, मैं भुट्टो की जो और जरदारी साहिबान, उनकी भी पार्टी ने वहीं परवरिश पाई हुई है, वहीं से शुरू हुए थे। अयूब साहब के साथ थे वो 8 साल, 8.5 साल वो रहे हुए, मिनिस्टर रहे हुए। तो ये इनकी पार्टी तो एक इंतहाई ये भोंडा स्टेटमेंट है कि जी हमने इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर के ऊपर काम नहीं। ये तो पैदावार ही इस्टेब्लिशमें की है। असगर खान केस भी है, बहुत से और कुछ भी है, बहुत कुछ और है। जी बताइएगा, आज जो हाईकोर्ट के बाहर हुआ, अगर अदालतें या इदारे इंसाफ नहीं देंगे, क्या अवाम अपना हिसाब खुद देगी? क्या इसी तरह से जो है मैंने अपने कुछ कहा भी है कि जी हम अब बिल्कुल नहज के ऊपर पहुंचे हुए हैं भाई, और पता नहीं कि हम कितनी देर अपने आप को होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है। देखिए, अगर अदालतें डिलीवर नहीं करेंगी, अगर मुल्क के अदारे डिलीवर नहीं करेंगे, तो आवाम के पास तो जाना पड़ेगा। उससे तो नहीं आप हमें रोक सकते, वो तो हम जाएंगे। ये बताइएगा, आप बार बार तकरीर में कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि एक शख्स था, वो शख्स कौन? फिर हमका नाम भी बता। आपको नहीं पता? अगर आप हल्फन कह दें कि आपको नहीं पता, तो मैं बता दूं। आप हल्फन कह दें कि आपको नहीं पता, वो वही जो इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहा है इस वक्त, वो इस वक्त इस मुल्क के ऊपर जो हुकूमत कर रहा है वही है। अच्छा सर, ये इस वक्त ऐसा लग रहा है सियासी जमातें तो अपने माजी से सीखती हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, लेकिन
जहाँ तक मलक रियाज है, अब वो भी इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहा है, कराची की ज़मीनों पे कब्जा करने वाला, यहाँ पर इल्लीगल काम करने वाला। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो सियासी जमात के साथ जो कुछ होता रहा वो तो अपने वक्त से सीखती है, मलक रियाज की इस वक्त जो जदोजहद है ये आईनी जदोजहद है और वो भी एक किस्म की इनकलाबी जो बातें कर रहा है, उसको भी आप इसी तरह लेते हैं क्या माजी उसका? देखिए बच्चे, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी अपने जब मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि कुछ नहीं पता होता कि किस वक्त खौफ खुदा पैदा हो जाता है। मलिक रियाज का जो माजी है वो इबारत है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप उसके बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकते कि जी मैं उसकी तारीफ़ करूं या ये करूं या वो करूं। लेकिन खौफ खुदा अगर पैदा हो के अगर इंसान सही बात काम शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है कि उसकी तारीफ़ ही करनी चाहिए। तो जैसा भी है, जो भी वजूहात हैं, ये जो काम कर रहा है बेसिकली उसके लिए तो मैं तो कम से कम उसको अपलॉड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है, आई नो इट थ्रू माई सोर्सेज कि इमेंस प्रेशर है उस शख्स के ऊपर कि आप जो है विटनेस बने, वो नहीं बन रहा। ये एस्टैब्लिशमेंट कौन है? शहबाज शरीफ है, मोहसिन नकवी है या फिर जनरल आसिम अली है? इसका नाम आप क्यों नहीं ले रहे? एस्टैब्लिशमेंट में बहुत सारी इट्स अ कॉम्पोजिट। एस्टैब्लिशमेंट में बहुत कुछ आ जाता है, मुल्क के बहुत सारे अदारे आ जाते हैं, फ़ौज भी उसमें होती है, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी उसमें होती है, पुलिस भी उसमें होती है, उसमें इलेक्शन कमीशन भी उसमें आ जाता है, उसमें अदालतें भी आ जाती हैं। ये तमाम लोग जो है ना, ये कंग्लैमरेट है जो कि उसको परपेचुएट करता है डिक्टेटरशिप को, जिसमें कि कानून नहीं होता, जिसमें आइन नहीं होता, जिसमें जमहूरियत नहीं होती, बल्कि वो शख्स जिसके हाथ में गन होती है वो विल्ड करता है पावर, और वो इन तमाम अदारों को उस समत में राग़िब करता है जो कि उसकी समत होती है। वो आप ही कर लीजिए जस भी। माजी में भी इसी तरह मुस्लिम नवाज जब अपोजिशन में थी तो वो एक शख्स से बात करने का किया करती थी, लेकिन फिर हमें देखने को मिला कि पार्लियामान में उसी मुस्लिम नवाज और पूरी अपोजिशन ने हाथ बांध कर उस शख्स से बात को एक्सटेंशन दी। तो क्या आपकी जमात के पीछे कोई मुस्तक़बिल तो नहीं होने वाला? किसी गलती की थी जी उस वक़्त। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई इस किस्म के काम को दोहराएगी। सर ये बताइएगा कि खान साहब से आज जो मुलाकात हुई उसमें क्या मुल्क भर में एहतियात की कॉल दी गई या कुछ इस तरह की एक्टिविटी करने जा रहे हैं? देखिए, खान साहब ने जो प्रीवियस अपनी कॉल दी थी पूरी कौम को और पूरी तंजीम को अपनी तैयारी की बात की थी, उन्होंने आज भी वही दोहराई है कि सारी कौम को मैं कॉल दूंगा, आप तैयार रहें, लेकिन वो जो डेट है वो ख़ुद बताएंगे। इस वक्त तक उन्होंने सिर्फ तैयारी की बात की है, सारे तैयार हो जाएं कि हम एहतजाज की तरफ जाएंगे अगर हमारे मुतालबात जो हैं वो ना पूरे किए।